अब हम 7वें पाठ के अंतर्गत दी गई अनुवाद पद्धति के विषय में पढ़ेंगे। इस बात को प्रवेश में भी और परिचय पाठ्यक्रम में भी अलग रूप से समझाया गया है। हम यहाँ अनुवाद की दृष्टि से देखेंगे। हम लंग लकार के बारे में परिचित हैं। ऐसे ही हम कतवतु जो एक कृत प्रत्यय है, इसके प्रयोग के बारे में भी परिचित हैं। अनुवाद करते समय क्या किया जाना चाहिए, इस बात को हम यहाँ देखेंगे और कुछ नियमों की पुनरावृत्ति भी होगी और साथ में बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी दिए जाएंगे। यहाँ पहली बात वे यह कहना चाहते हैं कि जब हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं, जब वाक्य भूतकाल का आ जाए और हम उसे संस्कृत में अनुदित कर रहे हैं अथवा संस्कृत से अन्य भाषा में अनुदित कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। आसानी की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं। संस्कृत में भूतकाल के अर्थ में जिस लकार के रूपों का प्रयोग होता है वह लंग लकार है। उदाहरण लेते हैं। एक पठ धातु है, रूप चलते हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से 9 रूप हमें उपलब्ध होते हैं। प्रथम पुरुष के जो रूप हैं अपठत, अपठताम, अपठन, इनका उपयोग हम प्रायः प्रथम पुरुष के सह, तौ, ते आदि के रूप में देखते हैं। इनके साथ उपयोग हम उनका कर सकते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः भी आ जाता है, अथवा कोई नाम है, बालक है, कोई भी संज्ञा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष की दृष्टि से, अन्य पुरुष की दृष्टि से हम इनका उपयोग करते हैं। लिंग को भी देखते हैं। सा, अपठत आदि आदि। अपठः, अपठतम, अपठत मध्यम पुरुष की दृष्टि से हम इनका उपयोग देखते हैं। अपठम, अपठाव, अपठाम उत्तम पुरुष की दृष्टि से हम इनका उपयोग देखते हैं। इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम क्रिया रूप यानी लंग लकार के स्थान पर कृदंत के रूपों का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोहराऊंगा। हम लट लकार के क्रिया रूपों के स्थान पर कृदंत रूपों का भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात विकल्प के रूप में है। यह इसलिए बताया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर और बाद में भी यह अधिक आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। 3 रूपों से हमारा कार्य चल पड़ता है। हाँ, अच्छी संस्कृत को जानने के लिए लंग लकार के रूपों का उपयोग बहुत अनिवार्य है। हम यह भी कई बार कहते हैं कि दोनों समान अर्थ में है, लेकिन कहीं कहीं अंतर भी आता है। जहाँ लंग लकार का उपयोग हो वहाँ कृदंत का उपयोग बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता कई बार ऐसी स्थितियों में। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर हम दोनों को बराबर मानकर चलते हैं कि क्रिया रूपों के स्थान पर, अर्थात लंग लकार के क्रिया रूपों के स्थान पर कृदंत रूपों का उपयोग कर सकते हैं। लंग लकार की क्या विशिष्टता है और कृदंत क्या होते हैं, इस बात से हम परिचित हैं। फिर भी मैं दोहराता हूँ, लंग लकार के जब रूप चलते हैं तो प्रायः हम रूप से पहले अ का उपयोग कर देते हैं, अचलत। जैसा आप फिर सुनिएगा, देखिए सब में पहले अ आ रहा है। अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम, सबसे पहले अ आ रहा है। हम संस्कृत में यह भी जानते हैं कि उपसर्गों का उपयोग होता है। अब प्रश्न है कि उपसर्ग तो पहले लगते हैं। धातु से
पहले लग जाते हैं। और अगर वह लंग लकार का रूप है, उसमें अ भी आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, उपसर्ग कहाँ लगना चाहिए, इस बात को भी इस पाठ में समझाया गया है। और वहाँ कई बार कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि उपसर्ग लगेगा तो संधि भी आएगी। तो ऐसी दृष्टि में हम प्रारंभ में कृदंत का उपयोग करें, ऐसा संदेश देने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। लेकिन हम सभी बातों को यहाँ समझेंगे। कृदंत के अंतर्गत हम जानते हैं कि कृदंत से अभिप्राय है कृत अंत में है जिसके। कृत और अंत। कृत क्या है? कृत प्रत्ययों का समूह है। एक उदाहरण लिया गया है, जैसे कतवतु। यह एक कतवतु एक कृत प्रत्यय है, जो भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके क का और ऊ का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ है अदर्शन, वह दिखाई नहीं देता, वह हट जाता है, और उसके स्थान पर तवत बच जाता है, और हम धातु के साथ तवत का उपयोग कर देते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि पठ धातु है, उसके साथ यदि कतवतु हम जोड़ें, यह मिलकर पठित बन जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ई क्यों आया है, उसके लिए एक अलग नियम है। अभी हम उन नियमों में यहाँ नहीं जाएंगे, केवल सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से देखते हैं। धातुओं को दो रूपों में बांटा गया है। एक सेठ धातु कहलाती है, एक अन्य धातु कहलाती है। सेठ धातुओं में ई का आगमन हो जाता है, अर्थात वहाँ ई और आ जाता है। अनिट में ई का आगमन नहीं होता। इस दृष्टि से सेठ और अनिट ये जो दो धातुएं हैं, जहां सेठ है वहां ई आया, जहां सेठ नहीं है वहां नहीं आया। तो पठ सेठ धातु है, इसलिए पठित बना। और आगे फिर क्योंकि वत है तो पठित वत। कत प्रत्यय भी है, वो एक अलग है, लेकिन हमने यहां कतवतु लिया था तो पठित वत, यह रूप हमारे सामने आ जाता है। अब जब पठितवत बन गया, फिर इसके रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे? पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। फिर आगे इसके पूरे रूप हमारे पास विभिन्न विभक्तियों में चलते जाएंगे। अभी क्रिया के रूप में इनका उपयोग जब करते हैं तो हमें केवल प्रथमा विभक्ति के ही रूपों को ध्यान में रखना होगा, अन्य विभक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, जब इनका हम विशेषण विशेष्य की भांति, अर्थात कोई विशेष्य है, उसके पहले कतवतु के साथ जो पद बना है, वहाँ जो विशेषण बनेगा उसका जब उपयोग करेंगे, तब हम बाकी रूपों को भी देखेंगे। लेकिन क्रिया के रूप में जब इनका उपयोग होगा तो हम केवल प्रथमा विभक्ति के रूपों की ही पहचान करेंगे और प्रथमा विभक्ति के रूपों का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से लंग लकार में मैंने बताया अ पहले जुड़ेगा और फिर आगे रूप चलते हैं अचलत आदि। कृदंत में मैंने बताया कृत और अंत के साथ जो प्रत्यय हैं वे कृदंत हैं। कृदंतों के रूप तीनों लिंगों में आएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यह भी मैंने बात आपको बताई है, थोड़ा संकेत दिया है। प्रयोग इनका विशेषण की भांति होता है। इसका अर्थ है पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का और नपुंसक के साथ नपुंसक का। जैसे कि हम कुछ यहाँ उदाहरण देखेंगे और फिर पुस्तक के भी कुछ उदाहरणों को हम लेंगे। जब कृदंत रूप का जो कतवतु के रूप में हम ले रहे हैं, उनका जब उपयोग होगा तो देखिए, जैसे अचलत था, यहाँ बहुत ध्यान से पहचानिएगा। अचलत रूप यहाँ जब बना है तो उसमें सह आ जाए, सा आ जाए, तत् आ जाए, अयम आ जाए, भवान आ जाए, भवती आ जाए। एक वचन का रूप है तो हम सबके साथ वाक्य बना सकते हैं। सह अचलत, सा अचलत, तत् अचलत, अयम अचलत, इयम अचलत आदि आदि। यहां मैंने आपको जो बताया कि अचलत
और ये चिन्ह बताता है आदि, यानी अचलत आदि, अर्थात अन्य भी बनेंगे अचलत, अचलताम, अचलन इत्यादि, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। जब हम इसका क्रिया के रूप में कृदंत रूप लेते हैं, अर्थात अचलत के अर्थ में हम कृत रूप के साथ लें, उदाहरण लिया है चल धातु का, क्योंकि यहाँ अचलत था, तो हम पुल्लिंग, मैंने कहा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में है, तो अचलत चलितवान भी बनेगा, चलितवती भी बनेगा और चलितवत भी बनेगा। ये मैंने एक एक वचन का उदाहरण लिया है, इसलिए कहा एक वचन, यहां भी एक वचन और यहां भी एक वचन। यहां चलितवान पुल्लिंग रूप है, चलितवती स्त्रीलिंग रूप है और चलितवत नपुंसकलिंग रूप है। यहां एक सुविधा हमारे पास है। अपठत में जब हमने देखा था या अचलत में जब देखा था तो आपके तीन पुरुष थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और फिर तीन वचन, अर्थात 9 रूपों का उपयोग हमें करना पड़ेगा। हम यहाँ 3 रूपों से कार्य चला सकेंगे। अब हम लेते हैं चलितवान। हम जब चलितवान बनाएं तो हम कह सकते हैं भवान चलितवान, सह चलितवान, एक वचन पुल्लिंग के रूप में इसका पुल्लिंग का रूप है। अयम, इयम आदि भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। रामः चलितवान, कृष्णः चलितवान, राधा चलितवती, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो वहाँ उसे हम उस रूप में देखेंगे। इसका अर्थ है कि जब पुल्लिंग का रूप आएगा तो हमारे साथ यह रूप आएगा। और विशिष्ट बात यह है, यदि मध्यम पुरुष आ जाए त्वम, तब भी चलितवान होगा, त्वम चलितवान। वहाँ था त्वम अचलः, यहाँ है त्वम चलितवान, सह चलितवान, त्वम चलितवान। ऐसे ही अहम चलितवान, मैं चला। वहाँ था अहम अचलम, लेकिन यहाँ अहम चलितवान, अर्थात तीनों प्रकार के पुरुषों के साथ एक वचन में इसका उपयोग हो गया। इस दृष्टि से कहने का प्रयास किया गया है कि यह सरल प्रयोग है। ऐसे ही चलितवती स्त्रीलिंग में आया, रूप हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ उसका उपयोग हम देख रहे हैं। तो चलितवती स्त्रीलिंग एक वचन है, तो सा भवती, सा चलितवती, भवती चलितवती, त्वम चलितवती, अहम चलितवती। यहाँ भी पुरुष की दृष्टि से कुछ भी चल सकता है, चलितवती एक वचन में आएगा। यहाँ तत्चलितवत, अर्थात नपुंसकलिंग आ गया तो चलितवत इसका रूप बन गया एक वचन में। इस तरह से हम एक कृदंत रूप के साथ कई प्रकार के सर्वनामों का अथवा संज्ञाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका पुरुष का हम बहुत अधिक ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि पुरुष की दृष्टि से मैंने बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की दृष्टि से समान हमारा रूप रहेगा। हाँ, लिंग का ध्यान रखना अनिवार्य है। यदि हम वचन की दृष्टि से चलते हैं तो फिर हम देखेंगे चलितवान चलितवन्तौ, तो बनेगा तौ चलितवन्तौ, आवाम चलितवन्तौ, युवाम चलितवन्तौ। अर्थात फिर हमने पुरुष का ध्यान नहीं रखा, लिंग का ध्यान रखेंगे। यदि युवाम महिलाओं के लिए आए तो चलितवती चलितवत्यौ, तब वचन की दृष्टि से चलितवत्यौ बन जाएगा। कुछ हम उदाहरण और देखेंगे। तो यहाँ आपका ध्यान मैंने इस ओर लेने का प्रयास किया है कि भूतकाल के लंग लकार के अर्थ में जिस लकार का उपयोग हम करते हैं वहाँ अचरत जैसे रूप बनते हैं, उसके स्थान पर हम कृदंत रूप का उपयोग कर सकते हैं। उसके कई रूप होते हैं, कृत प्रत्यय अनेक प्रकार के हैं। यहाँ हमने कतवतु के रूप के साथ हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसका तवत बचता है, और फिर वो कृदंत रूप के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अंतर्गत उसके रूप बनते हैं और तीनों में बनते हैं, इसलिए इनका प्रयोग विशेषण की दृष्टि से होता है। इस बात को हम थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में रखेंगे, जब हम आगे उदाहरण लेंगे तो बात और स्पष्ट करेंगे। अब एक बिंदु की ओर आपका ध्यान फिर लेकर हम आगे फिर आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने उपसर्ग लिखा है। वस्तुतः यह पाठ इसी की एक समस्या को दूर करने के लिए ही लिखा गया है
कि उपसर्ग का जब हम योग करते हैं तो प्रायः लंग लकार का जो रूप बनता है, जैसे अहरत बना, उपसर्ग वी आ गया, क्योंकि हम जानते हैं उपसर्ग का प्रयोग लंग लकार के रूप से पहले होगा। एक प्रश्न है कि ये जो उपसर्ग आया इसे कहाँ लगाए, क्योंकि हम कहते हैं धातु से पहले लगाइए, तो धातु तो ह्री धातु है, धातु तो पट धातु हो सकती है, धातु चल धातु हो सकती है, तो उसके पहले आना चाहिए। लेकिन जब हम लंग लकार कहते तो अपठत है, तो कहाँ लगाया जाए, तो उसका समाधान दिया गया है कि ठीक है कि वो धातु से पहले लगता है, लेकिन यदि वह कोई क्रिया का रूप है तो हमें क्रिया के रूप से पहले लगाना होगा। अर्थात हरे धातु का जो अहरत बनता है तो हमें उपसर्ग उससे पहले लगाना होगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ अहरत रूप आया है, धातु है हरी, उपसर्ग लगाना चाहते हैं वी, और नियम है कि उपसर्ग जो है धातु से पहले लगेगा, तो हरी से पहले लगाना चाहिए। लेकिन इस बात को बताने का प्रयास किया गया है क्रिया रूप, अर्थात यदि वह किसी लकार में आ रहा है, पहले क्रिया रूप लिखिए, उसके बाद उपसर्ग को उससे पहले लगाइए। इसका अर्थ बना लंग लकार का जो हरी अहरत आदि बनेगा, नौ रूप बनेंगे, अब उपसर्ग इससे पहले आएगा, उपसर्ग इस रूप से पहले आएगा। फिर हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी, जब यह उपसर्ग जुड़ेगा तो हो सकता है संधि आदि भी करनी पड़े। लेते हैं इसी उदाहरण को, वी व और ई है, उसके बाद अहरत आ रहा है, हम यहां देख रहे हैं ई के बाद अ आया, इसलिए पहले संधि करनी पड़ेगी। आप इसमें यण संधि के बारे में जान चुके हैं, उस दृष्टि से ई के बाद असमान स्वर अ आने के कारण ई य में बदल जाएगा। उसके बाद फिर ये अ इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बना, वह था, क्योंकि ई निकल चुका है तो यह हलंतहीन हो गया, तो वह जिसे हम स्वरहीन कह रहे हैं, प्रायः चलती हुई भाषा में हम आधा कह देते हैं, उस अर्थ में आ गया। उसके बाद ई का य बन गया, बाद में अ आ रहा है, अब अ इसमें जुड़ गया तो यह हलंत हट गया, तो व्य बन गया। अब उसके बाद बाकी रहा व्यहरत। इस प्रकार के आगे 9 रूप बनेंगे, यानी व्यहरत रूप बनेगा, उपसर्ग लंग लकार के रूप से पहले आ गया। तो इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है, अनेकों बार हम बहुत अधिक शीघ्रता से सफल नहीं हो पाते हैं, तो हम उसके स्थान पर हम क्रिया रूपों के अंतर्गत कृदंत रूपों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम उदाहरणों के द्वारा जानेंगे कि हम इनका उपयोग कैसे करें। कुछ उदाहरण हम लेंगे, उससे पहले फिर मैं एक बार आपको मुख्य बिंदुओं की ओर ले आता हूँ कि हम भूतकाल के अर्थ में लंग लकार आदि क्रियाओं का उपयोग करते हैं, अचलत जैसे रूप बनते हैं। एक उदाहरण लिया है, हम उसके स्थान पर कृदंत रूपों का उपयोग कर सकते हैं। कृदंत रूप का अर्थ है वे रूप जिनके साथ कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिनके अंत में, जैसे कतवतु, तवत जिसका बचता है, जब ये कृदंत बन जाएगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 लिंगों में इसके रूप चलेंगे। परिणामतः इनका उपयोग विशेषण की भांति होता है, और जब क्रिया के रूप में इनका उपयोग होता है तो केवल प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, अन्यथा विभिन्न विभक्तियों में इनका उपयोग होता रहता है। फिर निर्भर करता है विशेष्य क्या है, उसी दृष्टि से हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। इस नियम को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर यह बताने का भी प्रयास किया गया है, जब इस प्रकार से कतवतु का रूप बन जाएगा तब हम चलितवान, चलितवती, चलितवत जैसे जो रूप बन जाएंगे तो हम चलितवान एक वचन के साथ लगाएंगे, चलितवती भी एक वचन के साथ, चलितवत भी एक वचन के साथ। हाँ, पुरुष का ध्यान यहाँ नहीं रखा जाता है। वाक्य बन सकता है भवान चलितवान, सह चलितवान, त्वम चलितवान, अहम चलितवान, सा चलितवती,
भवती चलितवती, त्वम चलितवती, अहम चलितवती आदि। चलितवत में तत् का प्रयोग मैंने करके दिखाया। बाकी रूप इसलिए नहीं दिखाया कि वहाँ इनका उपयोग अधिक नहीं होता। तो व्यवहारिक दृष्टि से चलितवत जैसे रूपों का प्रयोग सरल हो जाता है लंग लकार के स्थान पर भूतकाल के अर्थ में। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ और अभ्यास करेंगे। पुस्तक में दिए गए कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं। अपठत, अलिखत, अकरोत, अगच्छत। अपठत का बना था पठितवान, पठितवती, पठितवत। अलिखत का बना है लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। अकरोत का बना है कृतवान, कृतवती, कृतवत। अगच्छत का बना है गतवान, गतवती, गतवत। फिर आगे एक सारिणी दी गई है। उस सारिणी में विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। हम उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। इस सारिणी में, यह आपके समक्ष सारिणी है, इसमें वर्तमान, भूत लंग लकार, भूतकालिक कृदंत, ये तीनों रूप दिए गए हैं और नीचे उनका स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ धातु और उससे पहले लगने वाले उपसर्ग को नहीं दिखाया गया, वे मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आप सरलतापूर्वक उन्हें समझ सकें। चलिए देखते हैं। वर्तमान में विहरती रूप बना है जिसका अर्थ है घूमता है। पहले वर्तमान प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया गया है। यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं वे प्रथम पुरुष एक वचन के दिए गए हैं। इसी प्रकार से अन्य भी बनेंगे। यह हमें बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। विहरती का देखिए उदाहरण। विहरती, वि उपसर्ग है, हरि धातु है और अर्थ बनता है घूमता है। भूत में लंग लकार में अहरत बना और उससे पहले वि उपसर्ग आ गया तो बन गया व्यहरत। लेकिन भूतकालिक कृदंत पे बना विहृतवान, विहृतवान। ऐसे ही बनेगा विहृतवती, विहृतवत। इस प्रकार से तीनों रूप तीनों लिंगों में और भी बनते चले जाएंगे। फिर वचन की दृष्टि से भी और रूप बनेंगे। हमें यह भी समझना चाहिए। फिर आया संहरति। संहरति में सम उपसर्ग है, हरि धातु है। ऊपर हरि धातु थी लेकिन वि उपसर्ग था। यहाँ सम उपसर्ग है और हरि धातु है और अर्थ बना संहरति, मारता है। देखिए, धातु समान है, उपसर्ग बदल गया है तो अर्थ भी बदल गया है। हम ये पढ़ चुके हैं। उपसर्ग जब जुड़ा करते हैं धातु से पहले तो अर्थ में अंतर आ जाता है। वह जो अर्थ में अंतर आता है वह अर्थ परिवर्तित भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है। जैसे जय, विजय, यहाँ एक विशेषता के अर्थ में है, लेकिन यहाँ विहार, संहार अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से है। तो हमें यह भी समझना चाहिए और समझकर बात को आगे प्रयोग में, व्यवहार में लाना चाहिए। संहरति में बना मारता है, सम उपसर्ग लगा है। पहले हमने अहरत लंग लकार में रूप बनाया और फिर रूप बना समहरत, समहरत, फिर संहृतवान। स्वीकरोति, इसमें स्वी उपसर्ग के रूप में है, कृ धातु है। स्वीकरोति, स्वीकार करता है, प्रथम पुरुष एक वचन में। स्वी अकरोत, स्वीकरोत, स्वीकृतवान। उपविशति, उप उपसर्ग है, विष धातु है, अतः उपविशति बैठता है। उप अविशत, उपाविशत, उपविष्टवान भूतकालिक कृदंत रूप बना। मैं फिर दोहराऊंगा। यहाँ
प्रथम पुरुष एक वचन का है। हाँ, भूतकालिक कृदंत पुरुषों की दृष्टि से नहीं है, वह लिंग की दृष्टि से है। यहाँ भूतकालिक कृदंत पुल्लिंग के अर्थ में दिए गए हैं। नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के रूप हमें बनाने पड़ेंगे, उसी प्रकार से सोचने पड़ेंगे। तो भूतकालिक कृदंतों का जो रूप दिया गया है वो पुल्लिंग की दृष्टि से दिया गया है, लेकिन जो लकारों का रूप दिया गया है वह प्रथम पुरुष एक वचन की दृष्टि से दिया गया है। भूतकाल का लिंग में भी पुल्लिंग और एक वचन का रूप दिया गया है। उत्तिष्ठति, यहां यह भी समझना होगा, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, लेकिन स्था तिष्ठ में बदल जाता है तो रूप बना उत्तिष्ठति। अब यहां देखिएगा उत का त और तिष्ठ का त, इसलिए ये द्वित्व हो जाएगा। आप यहां देखेंगे उत्तिष्ठति, यह द्वित्व के रूप में त आया हुआ है। उत्तिष्ठति खड़ा होता है, उठता है, इस अर्थ में उत प्लस अतिष्ठत। अब संधि हो गई, त के बाद अ आया है, इसलिए द बन गया है उदतिष्ठत। उत्थितवान, यह पुल्लिंग में एक वचन का रूप बन जाएगा। उत्थितवती स्त्रीलिंग में होगा, उत्थितवत नपुंसकलिंग में होगा, एक वचन में। प्रक्षालयति, यहां प्र उपसर्ग है, क्षाल धातु है। प्रक्षालयति स्वच्छ करता है, इस अर्थ में आ गया है। भूतकाल में बना प्र अक्षालयत, प्राक्षालयत, दीर्घ संधि हो गई, प्र का अ जो अंत में आया है, और अक्षालयत, यहां जो प्र है यह र में अ मिला हुआ है, यह रूप बनता है। तो इसका अ और अक्षालयत का अ दोनों मिलकर दीर्घ बन गए, तो प्राक्षालयत इस प्रकार से बना। और भूतकालिक कृदंत पुल्लिंग एक वचन में बना प्रक्षालितवान। ऐसी प्रक्षालितवती स्त्रीलिंग में, प्रक्षालितवत नपुंसकलिंग में, एक वचन में अन्य रूप भी बनेंगे। आगच्छति, तो आ और गम वर्तमान में बना आगच्छति, आता है। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। लंग लकार में बनेगा आ और अगच्छत मिलकर आगच्छत, आ और अ के बीच में दीर्घ संधि हो जाएगी। और भूतकालिक कृदंत में आगतवान, यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब लकार चल रहे थे तो गम गच्छ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब भूतकालिक कृदंत बना तो यह गम ही रहा, गम के स्थान पर फिर गत बन गया, आगतवान। स्त्रीलिंग आगतवती, नपुंसकलिंग आगतवत, अर्थात वहां गम रहा, फिर म हटा। संस्कृत में नियम की दृष्टि से म का लोप हुआ, कतवतु का क हटा, उसके बाद त जुड़ गया तो गत, कत होता तो गत, तवत है तो गतवत, इस प्रकार से उसका रूप बना है। उदाहरति, उदाहरण देता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दो उपसर्ग आ रहे हैं, उत और आ। फिर हरि धातु है, तो फिर उदाहरति। अब उत का जो त है, आ के कारण संधि यहां होगी तो उदा बन जाएगा। पहले त द में परिवर्तित हुआ, फिर दीर्घ आ जुड़ा, उदा, और उसके बाद हरि का रूप आ गया उदाहरति, उदाहरण देता है। और फिर जब आगे आया उत आ अहरत, देखिए फिर दो उपसर्ग है, बड़ा स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है, उत आ, ये दो उपसर्ग उसके साथ आए, फिर अहरत बना उदाहरत। और भूतकालिक कृदंत बना पुल्लिंग में एक वचन में उदाहरित वान, और स्त्रीलिंग में बनेगा उदाहरित वती, नपुंसकलिंग में बनेगा उदाहरित वत, एक वचन में। फिर द्विवचन बहुवचन के भी रूप चलेंगे। प्राप्नोति, प्र उपसर्ग है, आप धातु है तो प्राप बना, उसके बाद प्राप्नोति वर्तमान काल में लट लकार में रूप बनेगा प्राप्त करता है। भूतकाल में प्र आपनोत, प्राप्नोत, और भूतकालिक कृदंत में प्राप्तवान, ऐसे ही प्राप्तवती, प्राप्तवत, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। अंगीकरोति, अंगी उपसर्ग हो गया, कृ धातु है
तब जाकर वो बनेगा अंगीकरोति। वर्तमान काल में लट लकार में स्वीकार करता है। भूतकाल में लंग लकार में अंगी अकरोत और फिर संधि हुई। अंगी में जो ई है यह य में परिवर्तित होगा, फिर इसके बाद अ आ जाएगा तो बनेगा अंग्यकरोत। इसलिए आप देखेंगे ग के नीचे वहां हलंत लगा हुआ है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ङ और ग मिले हैं लेकिन ग भी स्वरहीन है, अंग्य। अतः ध्यान से वहां देखेंगे ग के नीचे हलंत लगा हुआ है। इस और मैं आपका ध्यान ले रहा हूं क्योंकि यहां से ई हटा है तो स्वाभाविक है, स्वर हट गया है तो वह हलंत हो गया है, अंग्यकरोत। और भूतकालिक एक वचन में बना अंगीकृतवान, स्त्रीलिंग में बनेगा अंगीकृतवती, नपुंसक में बनेगा अंगीकृतवत। इस तरह से इस सारिणी में जो रूप दिए गए हैं उदाहरण के रूप में, वे कैसे बने हैं, कहाँ संधि हुई है, कहाँ मूल धातु थी, धातु किस रूप में परिवर्तित हुई है, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप बना है, भूतकाल में प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप बना है, और भूतकालिक में पुल्लिंग में एक वचन का रूप क्या बना है। इन उदाहरणों के साथ यह सारणी दी गई है और उसके भिन्न भिन्न रूप क्या बनेंगे मैंने उसकी ओर संकेत दिया है। जब आप अनेक वाक्यों में इनका उपयोग करेंगे तो बात और स्पष्ट होती चलेगी। जहाँ इस प्रकार का पाठ आएगा, जहाँ कतवतु प्रत्यय का प्रयोग सिखाया जाएगा, वहाँ भी इसे देखना चाहिए। इसका अर्थ है आप इसे केवल अनुवाद करना यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। इस बात को पाठ में जहाँ समझाया गया है वहाँ भी हम ध्यान देंगे। कुछ बातें प्रवेश में आई हैं, कुछ बातें परिचय में आई हैं, तो इस अंग के साथ साथ उन पाठों को भी देखेंगे, बात और अधिक समझ में आएगी। अभ्यास कुछ यहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ अभ्यास रूप बनाने का दिया गया है। दूसरे अभ्यासों में प्रवेश में और परिचय के इस प्रत्यय से संबद्ध जो पाठ है वहाँ वाक्य बनाने का भी अभ्यास दिया गया है। अनुवाद के लिए भी वाक्य दिए गए हैं, उन्हें कृपया मिलाकर इस पाठ के साथ देखिएगा। केवल इसी से ही आप पूरी बात को समझने का प्रयास न करके उन पाठों के परिप्रेक्ष्य में बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम अगले अभ्यास को देखेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, नीचे लिखी क्रियाओं के भूतकालिक और भूत कृदंत रूप लिखिए। यह प्रश्न है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण है परिगणयति, परिअगणयत, अर्थात लट लकार में परिगणयति बनता है जो लंग लकार में परिअगणयत बन जाएगा, और भूतकालिक कृदंत में परिगणयत पहले बनेगा लंग लकार का और परिगणितवान भूतकालिक कृदंत बनेगा। अतः यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिगणयति यहाँ वर्तमान काल का रूप है, परिअगणयत यहाँ भूतकाल का रूप है, और ये जो परिगणयत है ये परि और अगणयत को मिला दिया जाएगा, जो संधि कर के रूप बनेगा परिगणयत, वह लंग लकार का रूप है, और परिगणितवान यह भूतकाल का रूप है, कृदंत रूप है। मैंने इसे आपको अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक सारणी के रूप में रखा है, जिसमें उपसर्ग और धातु भी बताई है। वर्तमान काल का जो पृथक रूप है वह तो वहाँ दिया गया है, मिलकर क्या बनेगा मैंने उसे भी यहाँ समझाया है। और यहाँ लिख दिया है प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात ये जो रूप हैं ये रूप प्रथम पुरुष एक वचन में है, अन्य रूप अन्य पुरुषों में अन्य वचनों में भी बनेंगे। भूतकाल का फिर मैंने दो प्रकार कर दिए। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ये सभी प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं। फिर कृदंत रूप क्या बनेगा, पुल्लिंग एक वचन में। इसका अर्थ है कि स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, द्विवचन, बहुवचन में भी रूप बनेंगे। उन्हें हम अपने आप समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैंने लंग लकार के रूपों में पहले मिलकर क्या बनेगा वह दिखाया है, और फिर संकेत दिया है उपसर्ग अलग कर दिया जाए
और लंग लकार का जो रूप बनेगा उसका क्या होगा, तो उसे मैंने संकेत के रूप में दिया है। संपूर्ण आप करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका अभ्यास हो सके। और यहाँ फिर कृदंत रूप भी आपके समक्ष लिख दिए हैं पुल्लिंग एक वचन में। यहाँ कुछ परिवर्तन होंगे बीच में, उन्हें भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे त का ट में परिवर्तित होना, न का ण में परिवर्तित होना, वर्त धातु आने के साथ आत्मनेपदी रूप का होना, कुछ इस प्रकार की बातों की ओर भी हम ध्यान देंगे। अर्थात जैसा स्पष्ट किया गया था, जब हम उपसर्ग के साथ धातु मिलाते हैं तो बीच में संधि भी हो जाती है अनेकशः। आवश्यकता अनुसार संधि का नियम यदि आता है तो उन्हें लगाना ही होगा, उसके बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार से रूप बनाते हुए भी यदि संधि आती है तो उन्हें करना होगा। आइए अब हम अभ्यास में दिए गए बिंदुओं को देखें। पहला आपका है परिहरति। आप यहां ध्यान देंगे, परिहरति के अंतर्गत परि हरि धातु है और फिर परि प्लस अहरत बनेगा, परिहरत बनेगा और फिर परिहरितवान। यह हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसे यहां नहीं लिखा है। आगे देखिए, प्रति आगम, वहां मैंने परिगणयति का एक रूप दिया है। परि और गण यदि है तो परिगणयति, परगणयत अर्थात परि और अगणयत और फिर परिगणितवान, यह रूप इसका बनेगा। प्रति आगम इसे देखेंगे, प्रत्यागच्छति है तो प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, वर्तमान में यह गच्छ में बदलेगा तो बनेगा प्रत्यागच्छति। प्रति का ई आ मिलकर यण संधि होगी तो प्रत्यागच्छति बन जाएगा। लंग लकार में प्रति आ और अगच्छ आगे रूप बनेगा और फिर जो यहाँ आया है प्रत्यागच्छत तो रूप बनेगा इसका प्रत्यागच्छत और यहाँ बन जाएगा प्रत्यागतवान। यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ गच्छ था लेकिन कृदंत रूप में गत बन जाएगा, गतवान, गतवंतौ, गतवंतः। पुल्लिंग एक वचन में प्रत्यागतवान, स्त्रीलिंग में प्रत्यागतवती और नपुंसक लिंग में प्रत्यागतवत, इस प्रकार का आगे रूप बनेगा। फिर आपका यहाँ उदाहरण दिया है प्र और विशति। इसमें प्र उपसर्ग है, विश धातु है, वर्तमान का रूप बना प्रविशति। और यहाँ आप देख रहे हैं प्रविशति अलग अलग लिखा गया है, यहाँ मैंने इसे इकट्ठा कर दिया है प्रविशति। लंग लकार में बन जाएगा प्राविशत, क्योंकि प्र का अ और अविशत का अ मिलकर दीर्घ संधि होगी, प्राविशत बनेगा। पृथक करेंगे प्र और अविशत, इस प्रकार का रूप आगे बनेगा। लेकिन कृदंत रूप जब बनेगा प्रविष्टवान तो आप देखेंगे यहाँ ट बना हुआ है। यह जो ट है, त को ट बन गया है, यह संधि के कारण हुआ है। आप जब व्यंजन संधियां पढ़ेंगे तो इस बात को आप समझेंगे, लेकिन संकेत के लिए दे देता हूं। यहां प्राविशत में जो श था, श बना है और बाद में क्योंकि यह मूर्धन्य था तो ट भी मूर्धन्य के रूप में है। यह एक संधि का रूप है, यह आप संधियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ के लिए हमारे लिए अनिवार्य है समझना, त में बदला है और श में बदला है। तालव्य श मूर्धन्य श में बदला है और त जो है वो ट में बदला है। यहाँ है आगे आ नी, आ उपसर्ग नी धातु, और नी जो है नए में परिवर्तित हो गई है क्योंकि संधि नियम के अनुसार। और ये जो है नी का नए बना और फिर बना आनयति, आ नी, नी नए में परिवर्तित आनयति, और यहाँ बन गया आनयत, जिसमें आ प्लस अनयत। अनयत यहाँ मैंने अन लिखा है, आगे रूप चलते रहेंगे। ऐसे ही कृदंत रूप बनेगा आनीतवान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ई य में बदला है, लेकिन यहाँ इसी प्रकार से है आनीतवान।
वान, क्योंकि वो बीच का एक इसका रूप है कि उसमें अ आता है, अ के कारण ई य में बदलता है, वो एक अन्य रूप है। लेकिन हमारे लिए अनिवार्य है समझना आनयति, आनयत और उधर आनीत वान। तो यहाँ ई आया है ईतवान, आनीतवान। आगे फिर स्त्रीलिंग में आनीतवती, नपुंसकलिंग में आनीतवत और एक वचन में फिर द्विवचन बहुवचन के रूप भी बनेंगे। आगे है परि, नी, फिर नी नए में परिवर्तित हुआ, वर्तमान काल में बना परिणयति, लंग लकार में बना परिणयत, परि और अनयत था। न ण में क्यों आया इसका कुछ हम कारण जानेंगे। परिणीतवान, यहां भी न ण में परिवर्तित हुआ है, उसके पीछे एक कारण है, जब आप संधियां पढ़ेंगे तो बात को समझेंगे। लेकिन यहां संकेत दे रहे हैं न से पूर्व यदि र आ जाए और उन दोनों के बीच में कुछ वर्ण दिया अगर वे भी आते हैं तो उनकी बाधा नहीं मानी जाती और न ण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहां परि नी, नी नए में बदला परिणयति बन जाएगा वर्तमान काल में लट लकार में और लंग लकार में, क्योंकि परि अनयत था उससे पहले र आ रहा है और स्वर की बाधा नहीं मानी जाएगी, ण में परिवर्तित हुआ तो परिणयत। इस प्रकार से रूप बनेगा लंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में, और कृदंत रूप बनेगा परिणीतवान। यहां भी न ण में बदला क्योंकि इससे पूर्व र है, इसके बीच में और न के बीच में ई था, उसकी बाधा नहीं मानी गई, इसलिए न को ण में बदला तो परिणीतवान। तो यहां ध्यान दीजिएगा लिखा है कि न ण में परिवर्तित हो गया है। संधियों के अंतर्गत आप इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे। यहाँ केवल सूचना के रूप में लीजिएगा और ध्यान रखिएगा परिणीतवान, परिणयत, परिणयति यह रूप बनेगा। फिर प्र और वर्त धातु, वर्त धातु आत्मनेपदी है इसलिए रूप बना प्रवर्तते, यानी प्रवर्तते, दोनों को मिलकर बना दिया प्रवर्तते। और यहाँ बना प्र अवर्तत था लंग लकार का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में, तो प्र उपसर्ग जुड़ा प्रावर्तत यह रूप बना और यहाँ बन गया प्रवर्तित वान। आगे प्रवर्तित वती, प्रवर्तित वत आदि रूप भी नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग आदि में बनते जाएंगे। इसी प्रकार से निवर्त, फिर नि उपसर्ग आता है, वर्त धातु है, हम जान चुके हैं यह आत्मनेपदी है, तो निवर्तते, नि और वर्तते। यहाँ नि अवर्तत जुड़ा तो न्यवर्तत। यहाँ नी का जो ई था, न और ई संधि के कारण, यण संधि के कारण ई य में बदला तो हमें दिखाई देता है न्यवर्तत। यहाँ जो य दिखाई दे रहा है वह ई का य में परिवर्तित होना संधि के कारण है और यहाँ बन गया इसका निवर्तित वान। तो निवर्त और फिर कतावतु प्रत्यय लगा, फिर किसी कारण से संधि आदि के कारण कुछ परिवर्तन के कारण निवर्तित वान यह रूप बना। स्त्रीलिंग में निवर्तित वती बन जाएगा और नपुंसक लिंग में निवर्तित वत। एक वचन में, बहुवचन या द्विवचन में रूप अलग बनते चले जाएंगे। सम उपसर्ग और चर धातु तो बना संचरति। सम चरति संधि के कारण यह जो म था इसे य बना है, च पीछे आया है, चवर्ग का वर्ण है और चवर का पंचम वर्ण य होता है, इसलिए यह य के रूप में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ सम अचरत था, सम अचरत यह मिलकर बन गया सम अचरत। और फिर संचरितवान, यहाँ यही कारण था, य के बाद च आ रहा है और क्योंकि यहाँ म और च के बीच में अ आ चुका था इसलिए अ इससे मिला तो समाचरत, परंतु यहाँ बन गया संचरितवान। फिर इसी तरह से संचरितवती, संचरितवत। सम और तुष, सम उपसर्ग है क्योंकि इसके बाद तवर्ग का वर्ण आ रहा है, फिर संधि के कारण यह म न में बनेगा तो सन तुष्यति। फिर समतुष्यत, यहाँ सम अतुष्यत क्योंकि फिर म के बाद अ आ रहा है, बाद में त आ रहा है तो न नहीं बनेगा, यह अ म में मिल जाएगा समतुष्यत।
लेकिन यहाँ फिर बन जाएगा संतुष्टवान। फिर यहाँ हम देखेंगे म न में बदला है तो त में बदला है, और क्योंकि पहले श है वह भी मूर्धन्य बन गया है संतुष्टवान। ऐसे ही संतुष्टवती स्त्रीलिंग में, संतुष्टवत नपुंसक लिंग में एक वचन में, फिर द्विवचन बहुवचन के रूप अलग बनते चले जाएंगे। और फिर अंत में है उपसर्ग भू धातु। प्र और भू, भू भव में परिवर्तित हो जाता है, हम ये पहले अनेक बार देख चुके हैं। तो प्र भू भव, भू भव में परिवर्तित हुआ तो प्रभवती प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल लट लकार में रूप बनता है। लंग लकार में प्र उपसर्ग हुआ, अभवत आदि रूप बनेंगे, अभवत, अभवताम, अभवन आदि। और जब इसके साथ मिलाया तो प्राभवत, प्र का अ, अभवत का अ मिलकर दीर्घ हो गया तो प्राभवत, यानी यह था प र अ और फिर अभवत, ये दोनों मिलकर दीर्घ रूप हो गए और दीर्घ आ के चिन्ह के रूप में, मात्रा के रूप में यहाँ आ गया है प्राभवत। लेकिन कृदंत रूप बनेगा प्रभूतवान, पुल्लिंग एक वचन में। स्त्रीलिंग में बनेगा प्रभूतवती, नपुंसक लिंग में बनेगा प्रभूतवत एक वचन में। फिर बहुत सारे रूप अन्य बनेंगे द्विवचन के और बहुवचन के। इस प्रकार से उपसर्ग के साथ कृदंत रूप क्या बनेगा, उपसर्ग के साथ लंग लकार का रूप क्या बनेगा, उपसर्ग के साथ वर्तमान काल का रूप क्या बनेगा, एक बिंदु यहाँ यह सिखाया गया है। इस अभ्यास में इसी बात को ही बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन पूरे पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है हम लंग लकार अर्थात भूतकाल की क्रिया के स्थान पर कृदंत रूप का भी उपयोग कर सकते हैं। और जब कृदंत रूप आता है तो पुरुष के स्थान पर हम लिंग की ओर अधिक ध्यान देते हैं। पुरुष समान रहते हैं, सह अपठित बनेगा लंग लकार में, लेकिन सह पठितवान कृदंत रूप के साथ, सा पठितवती स्त्रीलिंग के रूप के साथ, तत्पठितवत यह बनेगा नपुंसक लिंग के साथ। हालांकि इस प्रकार का प्रयोग कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कैसे हम लंग लकार का कृदंत रूप का प्रयोग कर सकते हैं।